मान लीजिए कि आपको कोई मोबाइल बेचना है 10,000 रुपए में। अब खरीदने वाला उसे 10,000 रुपए में खरीदने को भी तैयार है। आपकी डील बस होने ही वाली है, आपको 10,000 रुपए मिलने ही वाले, तभी सरकार बीच में आ जाती है और वो आपको बोलती है कि आपको कम से कम आपके अकाउंट में 5,000 रुपए रखने हैं, तभी आप ये मोबाइल बेच सकेंगे। थोड़ी हैरानी हुई ना, मुझे मोबाइल बेचना है, मुझे पैसा मिलेगा, तो मेरे बैंक में कम से कम 5,000 रुपए होने चाहिए। ऐसा रूल क्यों जरूरी है? काफी कंफ्यूजिंग है ना। लेकिन सेबी कुछ ऐसा ही एक रूल लेके आया है जिसमें अगर आपको कोई शेयर बेचना भी है, तो अगर आप 1,00,000 रुपए के शेयर बेचना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 20,000 रुपए अकाउंट में कैश होना चाहिए, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ऐसे और बहुत सारे नए रूल्स सेबी लेके आया है जो देखने में तो बहुत गलत लगते हैं। तो आज ये सारे चेंजेस को हम समझेंगे, आसान भाषा में जानेंगे उनके पीछे का लॉजिक, और फिर शायद वो उतने अजीब नहीं लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रांजल कामरा। आज फिनोलॉजी में जानते हैं सेबी के सारे नए रूल्स सिंपल तरीके से। ट्राई करिए इंडिया की बेहतरीन स्टॉक रिसर्च वेबसाइट ticker.finology.in और ढूंढ निकालिए अपना अगला मल्टी बैगर। तो कुछ हेडलाइंस जो हम पढ़ रहे हैं वो ऐसी है कि अब जो आपने शेयर्स बेचे हैं उससे जो पैसा कमाया उसको तुरंत यूज करके आप नए शेयर्स नहीं खरीद सकते। हम सुन रहे हैं सेकंड कि अब आपको लीवरेज कम मिलेगा, यानी आप ज्यादा शेयर्स कम पैसे देके नहीं खरीद पाएंगे। हम सुन रहे हैं कि बेचने के लिए भी आपको मार्जिन चाहिए, आपको पैसा आपके अकाउंट में डालना पड़ेगा अगर आपको शेयर बेचना भी है तो, और खरीदने के लिए आपको अब ज्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। ये कुछ चेंजेस हैं, कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं और इन्हें आसानी से समझते हैं। सबसे पहले ये चेंजेस का हम रीजन या उद्देश्य समझ लेते हैं, क्या जरूरत थी इन चेंजेस की। तो देखिए, ब्रोकरेज जो है बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, कई 100 ब्रोकर्स हैं, हर कोई आपको बोलता रहता है हमारे यहाँ अकाउंट ओपनिंग फ्री है, हमारे यहाँ ये फीचर है, हमारे यहाँ लीवरेज ज्यादा है। ज्यादातर नए ब्रोकर्स जो हैं वो ज्यादा लीवरेज देते हैं ताकि आप अट्रैक्ट होके उनके पास अकाउंट खुलवाएं। अब लीवरेज मतलब वो पैसा जो आपको ब्रोकर कुछ दिनों के लिए देता है अपनी तरफ से, ताकि आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकें और उससे ज्यादा ब्रोकरेज मिले। और मार्जिन यानी वो पैसा जो आपको थोड़ा बहुत देना होता है। तो अब दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक है ब्रोकर ए जो बोलता है कि अगर आप मेरे यहां अकाउंट खुलवाते हो तो आप 10 रुपए का मार्जिन दो और मैं आपको 90 रुपए अपनी तरफ से लीवरेज दे दूंगा और आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो। यानी 10 रुपए का आप मार्जिन दो, आपके 10 रुपए मेरे 90 रुपए, और आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो। दूसरा ब्रोकर बोलता है कि आप केवल 1 रुपए मार्जिन दो, 99 रुपए लीवरेज मैं दे दूंगा और आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो। यानी सेकंड ब्रोकर के पास आप केवल 1 रुपए देके 100 रुपए की ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इंट्राडे ट्रेडर्स जो रोज कमाते हैं उन लोगों के लिए ज्यादा लीवरेज बहुत अट्रैक्टिव होता है कि वाह यार, मैं 1 रुपए दूंगा, 100 रुपए के शेयर खरीद लूंगा, और अब अगर वो 100 रुपए का शेयर 101 भी हो गया तो मेरे 1 रुपए पे मैंने 1 रुपए कमा लिया, क्योंकि वो 100 का शेयर 101 हुआ, मुझे 1 रुपए का फायदा हुआ और मेरे लगे तो 1 ही रुपए थे, तो 1 रुपए पे मेरे को 1 रुपए का फायदा हो गया। ये ब्रोकर ज्यादा अच्छा है, 1 रुपए पे मेरे को 100 रुपए का शेयर खरीदने का मौका मिल रहा है। तो इसके कारण ज्यादातर ब्रोकर्स और ज्यादा लीवरेज देने की कोशिश करते थे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो सेबी का मकसद था इस चीज पे लगाम लगाना। क्यों? क्योंकि ऐसा होने पे आपको और ब्रोकर पे दोनों पे ही बहुत ज्यादा रिस्क है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने 1 रुपए मार्जिन दिया, 99 रुपए लीवरेज ब्रोकर ने दे दिया और 100 रुपए का शेयर खरीद लिया। अब वो 100 रुपए का शेयर गिर के 98 हो गया, यानी 2 रुपए कम हो गया। अब 1 रुपए तो चलो आपका था, वो डूब गया। ब्रोकर के 99 रुपीस थे और ये शेयर गिर के हो गया 98, तो 1 रुपए ब्रोकर का भी नुकसान हो गया। अब ये तो 1 रुपए का नुकसान है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मान लीजिए ये कोई अच्छा बहुत रेप्यूटेड शेयर था जिसपे उस ब्रोकर के हजारों लाखों क्लाइंट्स ने पैसा लगाया हुआ है और ब्रोकर ने उन हजारों लाखों लोगों को 99 रुपए 99 रुपीस का लीवरेज दिया हुआ है। तो जब वो शेयर उस दिन 2 रुपए गिरा तो कई सारे जो उस ब्रोकर के क्लाइंट थे वो डूब गए, क्योंकि उनके पास 1 ही रुपए था, उनके पास 2 रुपए था ही नहीं, और ब्रोकर ने कई लाख लोगों को 99 रुपीस का लीवरेज दिया हुआ था। तो ब्रोकर को भी कई लाख अकाउंट पे 1-1 रुपए का लॉस हो गया, क्योंकि वो शेयर 98 पे आ गया और इस चक्कर में ब्रोकर ही डूब गया, क्योंकि इतने पैसे तो पे करने के लिए ब्रोकर के पास ही नहीं थे। ऐसे ही कुछ हुआ कार्वी के केस में, जब वो क्लाइंट्स को पैसे लौटा नहीं पाया और अल्टीमेटली कार्वी डूब गया। ऐसे में उन क्लाइंट्स का भी नुकसान हो गया जिन्होंने लीवरेज लिया ही नहीं था।
जैसे कई क्लाइंट ऐसे भी होते हैं जो लीवरेज नहीं लेते, जिनको अगर 100 रुपए का शेयर लेना है तो वो पूरे 100 रुपए ब्रोकर को देते हैं और उसके बदले शेयर खरीदते हैं। अब वो 100 रुपए भी जाते हैं ब्रोकर के पूल अकाउंट में, उसके बाद वो सेटल होते हैं। तो क्योंकि वो 100 रुपए भी ब्रोकर के अकाउंट में गए हुए थे, वो क्लाइंट ने लीवरेज नहीं लिया था, उस क्लाइंट के भी 100 रुपए डूब गए क्योंकि ब्रोकर डूब गया। तो पहले जैसा हम देख रहे हैं कि अलग अलग ब्रोकर अलग अलग लीवरेज देते थे, कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, कोई 50 गुना। ऐसा क्यों हो पाता था, इसको समझते हैं दो कंसेप्ट से। एक है स्टिप्युलेटेड मार्जिन जो एक्सचेंज डिसाइड करता है, और दूसरा है पूल अकाउंट। पहले हम समझते हैं स्टिप्युलेटेड मार्जिन क्या है। कोई भी एक्सचेंज एनएससी हो या बीएससी हो, वो हर शेयर के लिए एक मार्जिन अमाउंट डिसाइड करता है, जो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो शेयर कितना रिस्की है या उसका प्राइस मूवमेंट रोज कितना ज्यादा या कम होता है। जो शेयर का एवरेज साल भर में रोज प्राइस मूवमेंट कम होता है, जो ज्यादा वॉलेटाइल नहीं है, उस पर रिस्क कम है क्योंकि उसका भाव बढ़ता या कम यूजुअली ऑन एन एवरेज डे कम होता है, तो उस पर रिस्क कम है, तो एक्सचेंज उस पर कम मार्जिन मांगता है। जो शेयर रोज खूब ऊपर नीचे होता है, उस पर एक्सचेंज ज्यादा मार्जिन मांगता है। जैसे रिलायंस में आजकल रफली मार्जिन है 22% के आसपास, यानी रिलायंस अगर 100 रुपए पे मिल रहा है तो आपको कम से कम 22 रुपए देने हैं और बाकी आप लीवरेज यूज कर सकते हैं। तो अगर 100 रुपए रिलायंस का शेयर है तो एक्सचेंज बोलता है कि एक्सचेंज को कम से कम उस 100 रुपए के पीछे 22 रुपए मिलने चाहिए, तभी वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। अब सवाल उठता है कि अगर मेरे को रिलायंस खरीदने के लिए, अगर रिलायंस 100 रुपए का है अज्यूम करें, उसको खरीदने के लिए एक्सचेंज बोलता है कि मुझे 22 रुपए या 22 रुपीज देने हैं, तो मैंने पिछले एग्जांपल में क्यों बोला कि कोई ब्रोकर बोलता है कि 10 रुपए दे दो बाकी हम दे देंगे, कोई ब्रोकर बोलता है कि 1 रुपए दे दो बाकी हम दे देंगे। वो इसलिए कि आज तक ये जो एक्सचेंज की लिमिट थी ये ब्रोकर पे थी, क्लाइंट पे नहीं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर सकता है, इसे चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक ब्रोकर के एक दिन में 2 क्लाइंट्स हैं जिन्होंने रिलायंस का ऑर्डर प्लेस किया कि उनको रिलायंस खरीदना है, यानी पहले क्लाइंट को भी 22 रुपीज देने हैं एक्सचेंज के हिसाब से, दूसरे क्लाइंट को भी 22 रुपीज देने हैं, और ये दोनों एक ए ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यानी ए ब्रोकर को एक्सचेंज को टोटल 44 रुपीज देने हैं 2 रिलायंस के शेयर्स के बदले। अब इसमें से जो फर्स्ट क्लाइंट था उसने क्या किया, उसने पूरे 100 रुपए दे दिए, उसको मार्जिन या लीवरेज के प्रॉब्लम में नहीं फंसना था, उसने पूरे 100 रुपए दे दिए। अब ब्रोकर के पास कितने रुपए आ गए, 100 रुपए आ गए। ब्रोकर को एक्सचेंज को कितने रुपीस देने थे, 44 रुपीस ही देने थे, और उसके पास पहले क्लाइंट के कारण 100 रुपए आ गए। तो अब ब्रोकर सेकंड क्लाइंट को क्या बोल सकता है कि वैसे तो आपको 22 रुपीस देने थे, लेकिन आपको वो देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि पहले क्लाइंट ने मुझे 100 रुपए दे दिए हैं, तो आपके 21 रुपीज मैं उस 100 रुपए में से आपको दे सकता हूं। तो आप बस 1 रुपीज दे दीजिए, बाकी 22 मैं दे दूंगा और आप रिलायंस खरीद लो। तो ब्रोकर ने पहले क्लाइंट के 100 रुपए में से 22 रुपए एक्सचेंज को दिए, बोले ये क्लाइंट 1 के हैं, 22 रुपए क्लाइंट 2 की तरफ से दिए, बोले ये क्लाइंट 2 के लिए है, और बाकी जो 56 रुपीज बचे उसको उसने यूज कर लिया कई और क्लाइंट्स को भी लीवरेज देने में। तो ऐसे में एक क्लाइंट के पैसे को ब्रोकर कई क्लाइंट्स में बांट दे रहा था और उस पर ब्रोकरेज कमा रहा था, पहले क्लाइंट के पैसे को रिस्क पे लगा के। अब आप पूछ सकते हैं इसमें ब्रोकरेज को क्या फायदा, इसे भी समझ लेते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ब्रोकर है जो लीवरेज देता ही नहीं, तो ऐसे में सिर्फ जो पहला क्लाइंट है जिसने 100 रुपए पूरे दिए वही रिलायंस को खरीद पाता और मुझे ब्रोकरेज उसी के अकाउंट पे मिलता। लेकिन मैंने सेकेंड क्लाइंट को जब 99 रुपीज दे दिए तो मैंने उससे भी ब्रोकरेज चार्ज किया 100 रुपीज पे। तो जहां पहले मुझे सिर्फ एक क्लाइंट से ब्रोकरेज मिलता, अब मुझे 2 क्लाइंट से ब्रोकरेज मिला, और बाकी 56 रुपीज भी मैं अलग अलग क्लाइंट्स को दे सकता हूं और उनसे भी ब्रोकरेज ले सकता हूं। तो मेरी ब्रोकरेज इनकम बढ़ गई। और यहीं से अब फाइनली हम पहुंच गए कि हम पहले चेंज को समझ सकें। अब आपको जब भी कोई शेयर खरीदना है, आपको मिनिमम 20% मार्जिन देना है। अब आपको ब्रोकर ये नहीं बोल सकता अपनी तरफ से कि मैं आपको 99 टाइम्स लीवरेज दे दूंगा, 50 टाइम्स लीवरेज दे दूंगा, नहीं। अब मैक्सिमम लीवरेज जो एक ब्रोकर दे सकता है वो है 5 टाइम्स। वो इसलिए क्योंकि सेबी ने बोल दिया कि अब मिनिमम 20% मार्जिन क्लाइंट को देना ही है। यानी अब अगर रिलायंस किसी को 100 रुपए का लेना है तो 20 रुपीज उसे खुद से देने ही होंगे, और ये मिनिमम अमाउंट है, यानी ये अब शेयर टू शेयर डिपेंड करेगा। अब एक्सचेंज जो सेट करेगा, जैसे रिलायंस के लिए उसने सेट किया कि मिनिमम 22 रुपीज
देने हैं। 100 रुपए का अगर शेयर है यानी 22% मार्जिन देना है तो वो देना रहेगा। एक्सचेंज अगर बोलता है किसी और शेयर में 35% देना है तो आपको 35% भी देना रहेगा। अब एक्सचेंज जो किसी शेयर का मार्जिन सेट कर रहा है वो ब्रोकर के लिए नहीं कर रहा, अब वो डायरेक्ट आपके लिए कर रहा है। तो अब अलग अलग ब्रोकरेज अलग अलग लीवरेज ऑफर करेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा और ब्रोकरेज ज्यादा रिस्क लेके खुद को और अपने क्लाइंट्स के पैसे को डुबा नहीं पाएंगे। तो ये रेगुलेशन अच्छी है। आज से पहले दो तरीके से आप मार्जिन अमाउंट पे कर सकते थे। या तो आपको अगर कोई ब्रोकर बोल रहा है कि 10 रुपए आप दो मार्जिन, 90 रुपीज मैं दे दूंगा और आप 100 रुपए का शेयर खरीद सकते हो, वो दो तरीके से हो सकता था। या तो आप 10 रुपए दे दो या आप 10 रुपए के शेयर्स ब्रोकर के पास गिरवी रख दो। उसको बोलो कि अगर मैं पैसे 2 दिन में नहीं दे पाया तो ये शेयर को बेच देना। तो आप ब्रोकर के पास पैसे गिरवी रख सकते थे और वो भी ब्रोकर के पूल अकाउंट में चले जाते थे। इसको भी सेबी ने बदल दिया है। अब आप अपना जो शेयर्स को प्लेज कर रहे हो वो ब्रोकर के पास प्लेज नहीं कर रहे हो। ये भी क्यों? क्योंकि ब्रोकर भी शेयर्स बहुत लोगों से प्लेज ले लेता था, उसके बदले बहुत सारे लोगों को लीवरेज दे देता था और ऐसे में अगर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो तो ब्रोकर के एग्जिस्टेंस पे खतरा आ जाता था। ब्रोकर डूब जाए तो आपके प्लेज शेयर्स भी डूब गए। तो इसको भी सेबी ने बंद कर दिया। सेबी अब ये बोल रहा है कि अब अगर किसी क्लाइंट के पास मार्जिन अमाउंट नहीं है और उसे शेयर्स को गिरवी रखना है तो वो ब्रोकर के पास गिरवी ना रखे, वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या आप समझ लीजिए स्टॉक एक्सचेंज की ही एक बॉडी है, सीधा स्टॉक एक्सचेंज की एक बॉडी के पास ही गिरवी रखे, ताकि आप अगर पैसे नहीं दे पा रहे तो स्टॉक एक्सचेंज आपके शेयर्स को अपने कब्जे पे ले लेगा। आपके ब्रोकर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले क्या होता था कि अगर कोई बड़ा क्लाइंट है जिसने करोड़ों रुपए का डिफॉल्ट कर लिया तो वो पैसे ब्रोकर को चुकाने पड़ते थे और अगर ब्रोकर के पास वो पैसे नहीं है तो ब्रोकर डूब गया और उसके चक्कर में क्लाइंट्स का पैसा भी डूब गया जो पूल अकाउंट में पड़ा हुआ है। लेकिन अब आपके शेयर्स सीधा स्टॉक एक्सचेंज के पास गिरवी रखे जाएंगे। आप पैसे नहीं देते तो एक्सचेंज कब्जा कर लेगा। ब्रोकर का इससे कुछ लेना देना ही नहीं और इसलिए ब्रोकर के बाकी क्लाइंट्स को फर्क नहीं पड़ेगा अगर कोई क्लाइंट डिफॉल्ट करता है और उसके शेयर्स पे एक्सचेंज कब्जा कर लेता है। तो ओवरऑल हम सब अब ज्यादा सेफ हो जाएंगे और ब्रोकर के डूबने की चांसेस कम हो जाएंगे। तो ये चेंज भी अच्छा है। तो अभी तक हमने दो अच्छे चेंजेस जाने जो दोनों मार्जिन और प्लेजिंग के अराउंड थे। अब हम बात करते हैं सेटलमेंट साइकिल के अराउंड जो चेंजेस हुए हैं उनकी। पहला चेंज, अभी तक क्या होता था कि अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो हम T+2 मैकेनिज्म फॉलो करते थे। यानी अगर आपने कोई शेयर मंडे को खरीदा तो वो वेडनेसडे इवनिंग तक यानी 2 दिन बाद आपके अकाउंट में आएगा। ये मैकेनिज्म कैसे होता था कि मंडे को आपने कोई शेयर खरीदा तो अब वो ब्रोकर के पूल अकाउंट में दिख रहा है, क्योंकि ब्रोकर के थ्रू ही आपने ऑर्डर प्लेस किया तो ब्रोकर के लेजर में दिख रहा है कि XYZ बंदे ने रिलायंस के इतने शेयर खरीदे। ये ब्रोकर के लेजर में दिख रहा है। अब उसको आपके अकाउंट में आते आते 2 दिन लग जाते थे। तो मान लीजिए मंडे को आपने ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया कि एक शेयर 100 रुपए का मैंने रिलायंस का खरीदा, तो ट्यूसडे को आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्रोकर के लेजर में दिख रहा है कि आपने खरीदा, तो आप उसे बेच दीजिए और लेजर से वो रिकॉर्ड गायब। भले ही आपके अकाउंट में वो शेयर आया नहीं, लेकिन क्योंकि ब्रोकर के लेजर पे है तो आप बेचेंगे तो लेजर से वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो ऐसा हो सकता था। अब इसे भी सेबी ने बदल दिया है। अब सेबी ये बोलता है कि आप उसी शेयर को बेच सकते हो जो आपके अकाउंट में आ गया है। यानी मंडे को अगर आपने कोई शेयर खरीदा तो वो वेडनेसडे इवनिंग तक आपके अकाउंट में आएगा और आप फिर थर्सडे को उसे बेच सकते हो। ब्रोकर के अकाउंट में लेजर में दिख रहा है लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आया तो आप नहीं बेच सकते, ऐसा सेबी ने कहा। अब ये थोड़ी मुश्किल वाली बात लग रही है क्या? लेकिन इसका एक साइड वे या इससे बचने का एक तरीका ज्यादातर ब्रोकर्स ने पहचान लिया है, कुछ लोगों ने इंप्लीमेंट भी कर दिया और कुछ दिनों में बाकी ब्रोकर्स भी इसे इंप्लीमेंट कर देंगे, जिससे आपको यह तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। तो ब्रोकर्स इससे बचने का जो तरीका निकाल रहे हैं वो ये है कि मान लीजिए आपने 100 रुपए का एक रिलायंस का शेयर खरीदा और आपने पूरे 100 रुपए उसके पीछे दिए, तो अब मिनिमम आपको देना कितना था मार्जिन अमाउंट रिलायंस पे? 22 रुपए, लेकिन आपने दे दिए पूरे 100 रुपए। अगले दिन आपको बेचना है तो अगले दिन भी ब्रोकर ये बोलेगा कि ठीक है, मेरे पास तो पूरे 100 रुपए आ गए थे, 22 रुपए खरीदने के थे, 78 रुपीज मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। तो अब खरीदते बेचते समय मार्जिन सेम है। बेचते समय क्यों मार्जिन है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए अज्यूम करते हैं खरीदते बेचते समय मार्जिन सेम है।
तो आपने पूरे 100 रुपए दिए, आपको मिनिमम देने थे 22 रुपए। तो अब ब्रोकर ये बोल रहा है कि उसके पास 78 रुपीज एक्स्ट्रा है, तो आप चाहें तो अगले दिन रिलायंस को बेच दीजिए। और आपके पास अकाउंट में शेयर्स नहीं है, कोई बात नहीं, वो एक्सचेंज को ये बोल देगा कि 78 रुपीज में से 22 रुपीज आपने सेलिंग के लिए मार्जिन दे दिया है और आप उसे कवर कर लेंगे। तो यानी आपके 100 रुपए में से 22 रुपीज गए मंडे को बाइंग का मार्जिन, 22 रुपीज गया ट्यूसडे को सेलिंग का मार्जिन, और आप अगले दिन ही शेयर्स को बेच सके। तो हालांकि ये रेगुलेशन काफी स्ट्रिक्ट था, लेकिन इसका एक आसान सा वे अराउंड ये है और ज्यादातर ब्रोकर जैसे इंप्लीमेंट कर देंगे, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जैसे ही हम सेलिंग मार्जिन वाली चीज डिस्कस करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये इंट्राडे के अराउंड बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है कि आप इंट्राडे प्रॉफिट्स को सेम डे यूज नहीं कर सकते। अब इसे भी बहुत आसान एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपने 10,000 रुपए के शेयर्स खरीदे इंट्राडे में और सेम डे उसे बेचा, आधे घंटे बाद आपने बेच दिया और आपने उस पे 1,000 रुपए मान लीजिए कमा लिए। तो अब 1,000 रुपए आपका प्रॉफिट है और 10,000 रुपए आपका कैपिटल है जो आपने लगाया था। अब जैसा मैंने बताया कि T+2 साइकिल चलता है, तो 10,000 रुपए तो आपके ही थे, आपने उस शेयर को जैसे ही बेचा वो आपको मिल गए क्योंकि वो आपका ही कैपिटल है। लेकिन जो 1,000 रुपए प्रॉफिट हुआ वो आपको मिलने में अब 2 दिन लगेंगे। तो जो पैसे आपको मिले ही नहीं है, आप उससे ट्रेड कैसे कर सकते हैं? और इसीलिए अगर मंडे को आपने इंट्राडे में 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है तो वो 1,000 रुपए आप यूज ट्यूसडे को ही कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा चेंज आया है जिससे इंट्राडे ट्रेडर्स को फर्क पड़ेगा जिस दिन उन्हें प्रॉफिट हुआ है। लेकिन क्या पता कितना रेगुलरली इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट होता भी है या नहीं। तो कोई खास फर्क ओवरऑल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। इंट्राडे ट्रेडर्स को थोड़ा फर्क इससे पड़ने वाला है। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल न्यूज जिसके बारे में सबसे ज्यादा सेबी को क्रिटिसाइज किया गया है कि बेचते समय मार्जिन क्यों? ये कहां से आ गया कि मेरी चीज है, मुझे बेचनी है, लेकिन मैं तभी बेच पाऊंगा अगर मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं। चीज को बेचने का मेरे अकाउंट में पैसे होने से क्या लेना देना? तो चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं और आई एम श्योर इसके बाद आप काफी राहत की सांस ले पाएंगे। देखिए, एक्सचेंज जो है वो और आपका जो डीमैट है, डिपॉजिटरी जो है, CDSL हो या NSDL हो, जहां आपके शेयर्स स्टोर होते हैं, वो काफी अलग अलग हैं। वो साथ में कम्युनिकेट डायरेक्टली नहीं करते। तो साथ में दोनों को लिंक करने के लिए कि आपने शेयर एक्सचेंज से खरीदा और वो CDSL या NSDL में जाके स्टोर हुआ, ये होता है बीच की कड़ी यानी ब्रोकर के जरिए। तो जब आप एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं कि मुझे रिलायंस को बेचना है, तो एक्सचेंज को नहीं पता कि आपके पास रिलायंस है भी या नहीं, क्योंकि एक्सचेंज को तो अब 1-2 दिन बाद पता चलेगा जब ब्रोकर चेक करेगा डिपॉजिटरी अकाउंट में आपके और एक्सचेंज को बताएगा कि हाँ भाई इनके पास है। तो इसीलिए क्योंकि एक्सचेंज को नहीं पता आपके पास रिलायंस है या नहीं, कहीं आप शॉर्ट सेलिंग तो नहीं कर रहे, कहीं आप इंट्राडे तो नहीं कर रहे, तो एक्सचेंज को ये पता नहीं होता कि आप कैश में ले रहे हैं, आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, आप इंट्राडे कर रहे हैं। ये सब तो जब 2 दिन में अकाउंट सेटल होंगे ब्रोकर और एक्सचेंज के बीच, तब एक्सचेंज को पता चलेगा। तो कहीं आप शॉर्ट सेलिंग ना कर रहे हो। शॉर्ट सेलिंग क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, इससे शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कहीं आप शॉर्ट सेलिंग ना कर रहे हो या कहीं आप इंट्राडे ना कर रहे हो, इसलिए एक्सचेंज बोलता है कि मुझे तो मेरा अगर 22% का मार्जिन है तो मुझे तो मेरा मार्जिन चाहिए, वो तो मुझे आप दो। और इसीलिए बेचते समय भी आपको वो अमाउंट गिरवी रखना पड़ता है ताकि कल को ऐसा ना हो कि आपने शेयर बेच दिया लेकिन वो शेयर आपके पास था ही नहीं और जिसने खरीदा उसको शेयर मिला नहीं, और जिसने शेयर खरीदा था उसके पैसे कट गए लेकिन उसको शेयर मिला नहीं और उसका नुकसान हो गया। ऐसा ना हो इसीलिए सेबी चाहता है कि आप कुछ ना कुछ अमाउंट गिरवी रखो जब तक कि आपके अकाउंट से शेयर निकल के एक्सचेंज के थ्रू जिसने खरीदा उसको मिल ना जाए। अगर ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली हो गया तो आपका जो मार्जिन है वो रिलीज हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा अजीब लगता है, अगर आपको किसी दिन 10 लाख रुपए के शेयर्स बेचने हैं तो क्या आपको 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में कैश रखने पड़ेंगे? अगर आपके पास 2 लाख रुपए नहीं है तो क्या आप शेयर्स बेच नहीं सकते? ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका भी तरीका ज्यादातर ब्रोकर्स ने निकाल लिया है, कुछ ने इंप्लीमेंट भी कर दिया है और आई एम श्योर सारे मेजर ब्रोकर्स इसे इंप्लीमेंट भी कर लेंगे, जिसका नाम है अर्ली पे इन। यानी कि जैसा मैंने अभी बताया कि जब आप सेल ऑर्डर देते हैं
तो एक्सचेंज को पता नहीं होता कि आपके पास वो शेयर है भी या नहीं, और उसे वो 1 या 2 दिन बाद पता चलता है। तो कई ब्रोकर्स ने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है कि उसी दिन, जिस दिन आपने वो ऑर्डर को सेल किया, कोई शेयर को सेल किया, ब्रोकर 2 दिन रुकेगा नहीं, उसी दिन आपके अकाउंट से शेयर को डेबिट करके और एक्सचेंज को बता देगा और एक्सचेंज को दे देगा कि देखो इस क्लाइंट के पास ये शेयर्स थे, मैंने निकाल के आज ही आपको दे दिए हैं, अब मार्जिन मत मांगो। तो अगर उसी दिन एक्सचेंज को ये पता चल जाए और एक्सचेंज को शेयर्स मिल जाए तो उसे आपसे मार्जिन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब उसके पास गारंटी हो गई कि हाँ भाई शेयर्स थे और मेरे को आज ही मिल गए, मेरे को 2 दिन रुकना नहीं। तो अगर आपके ब्रोकर ने अर्ली पे इन सिस्टम को इनेबल कर दिया है तो आपको मार्जिन नहीं देना पड़ेगा सेल करते समय। कुछ ब्रोकर्स ने इंप्लीमेंट कर दिया है, सारे ब्रोकर्स इसे कर देंगे। तो बेचते समय भी अकाउंट में पैसा होना चाहिए, ऐसा अब बिल्कुल जरूरी नहीं होने वाला। इसको लेके आपको बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूं, जिसने ऑलरेडी इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया है, और आपको जीरोधा में ट्रेड करते समय, बेचते समय मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप भी ऑनलाइन पेपरलेसली जीरोधा में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, उस लिंक पे क्लिक करके इंस्टेंटली ऑनलाइन अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये कंफ्यूजिंग रूल्स अब आपको क्लियर हो पाए होंगे। अगर हां तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को, ताकि इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके सारे कंफ्यूजन्स हमेशा मैं दूर करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप इन डेप्थ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं और एक अच्छे स्टॉक पिकर बनना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे 1 साल के इन्वेस्टिंग कोर्स अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग को, जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मैं लाता रहूंगा ऐसे और बहुत सारे वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज प्रांजल कामरा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।